यह कहानी एक ऐसे नौकर की है जिसका रिश्ता राजा की पत्नी के साथ जुड़ जाता है। जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो वह अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर एक चर्च में काम करने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चर्च की नन, जो देखने में धार्मिक लगती हैं, असल में उनकी जिंदगी काफी मुश्किल और अजीब इच्छाओं से भरी हुई है। यहाँ आने के बाद नौकर के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि सभी ननों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन और फिल्म के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावना या विश्वास का अपमान करना नहीं है। अगर किसी भी वीडियो क्लिप या बातों से आप असहज महसूस करते हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से देखें। कहानी की शुरुआत में हम फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के रास्ते चर्च की ओर जा रही होती है। चर्च में पहुंचने के बाद जेनेवरा नाम की दूसरी सिस्टर आकर फर्नांडा से पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी? फर्नांडा जवाब देती है, हमेशा की तरह कल रात भी मेरा गधा भाग गया था और उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। इस पर जेनेवरा कहती है, मैं तो हर रोज गेट अच्छे से लॉक करती हूँ, फिर यह हर रात भाग कैसे जाता है? दोनों इसी बात पर चर्चा कर रही होती हैं। तभी चर्च का माली लुरको आकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन दोनों उसे डांटकर वहां से भगा देती हैं। इसके बाद अगले सीन में सभी सिस्टर्स चर्च में जाकर सुबह की प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना के बाद चर्च की सुपीरियर सिस्टर मरिया फर्नांडा से पूछती हैं, तुम कल रात कहाँ थी? इस पर फर्नांडा जवाब देती है, कल रात मेरा गधा फिर से भाग गया था और मैं उसे ही पकड़ने गई थी। यह सुनकर सिस्टर मरिया कुछ नहीं कहती। अब इस गधे का बार बार भागने का कारण कुछ और ही है जो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम अलेसांद्रा नाम की एक और सिस्टर को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर सिलाई कर रही होती है। वह बहुत उदास थी क्योंकि वह चर्च में नहीं रहना चाहती थी। वह बाहर जाकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती थी। दूसरी ओर हम सिस्टर जेनेवरा को देखते हैं जो सिस्टर मरिया के साथ कुछ बातचीत कर रही होती है। तभी एक किताब में उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें किसी अजीब विधि के बारे में लिखा होता है। यह देखकर वह थोड़ी हैरान हो जाती है और कुछ लाइनें पढ़ने के बाद वह किताब वापस रख देती है। वहीं सिस्टर अलेसांद्रा के पापा उससे मिलने आते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसके पापा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन परेशानी यह है कि जो भी अच्छा लड़का मिलता है वह बहुत ज्यादा दहेज मांगने लगता है। इस पर अलेसांद्रा कहती है, अगर आप चर्च में दान देना थोड़ा कम कर दें तो शायद दहेज के पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पर उसके पापा कहते हैं, ये करना सही नहीं रहेगा। तुम चिंता मत करो और अपने करियर पर ध्यान दो। शादी हो या न हो, पर तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको, ये ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर अलेसांद्रा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वह शादी करके ही एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी। अगले दिन हम तीनों सिस्टर्स को एक साथ देखते हैं जो अपने बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती हैं। अलेसांद्रा अपने पापा से हुई बातचीत दोनों सिस्टर्स को बताती है। ये सुनकर वे भी उदास हो जाती हैं। तभी वे वहां लुरको को देखती हैं जो कुछ काम करते हुए उन्हें अजीब नजरों से देख रहा होता है। ये देखकर वे तीनों उस पर गुस्सा हो जाती हैं। अपने दिल का गुस्सा निकालने के लिए वे अंदर जाकर लुरको का सामान फेंकने लगती हैं। इतना करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता तो वे उसकी पिटाई भी कर देती हैं। दूसरी तरफ हम इस चर्च के फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर्स के बुने हुए कपड़े बाजार लेकर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लुरको उनसे मिलता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए फादर, अब मैं इस चर्च में काम नहीं करना चाहता। इस पर फादर उसे समझाते हैं, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लुरको उनकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम चर्च से कुछ मील दूर एक घर में लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक जमींदार को देखते हैं जो अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ खाना खाते हुए बातें कर रहा होता है। लेकिन फ्रांसिस्का का ध्यान उनके नौकर मसेटो की तरफ होता है और मसेटो भी अपनी मालकिन को देख रहा होता है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई चक्कर है। फिर रात होते ही हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का और मसेटो बिस्तर पर एक राउंड खत्म कर चुके होते हैं। फ्रांसिस्का कहती है, मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता, उसे बस अपनी शान और शौकत की बातें करनी आती हैं। इसके बाद दोनों दूसरे राउंड के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी कमरे में ब्रूनो के आने की आवाज सुनकर मसेटो खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो आकर उसे पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करते हुए सभी नौकरों के घर में चला जाता है। मगर मसेटो पहले ही वहां पहुंचकर सोने का नाटक करने लगता है। इसके बाद ब्रूनो सभी नौकरों को चेक करने लगता है कि किसकी दिल की धड़कन तेज है। चेक करते हुए जब वह मसेटो के पास आता है तो उसे शक हो जाता है कि यही वह नौकर है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाता। इसलिए वह मसेटो के कुछ बाल काट लेता है ताकि सुबह होने पर उसे पता चल सके कि इस हिमाकत को करने वाला असल में कौन था। ब्रूनो के जाते ही मसेटो उठकर अपने सभी साथियों के बाल भी थोड़ा थोड़ा काट देता है ताकि ब्रूनो उसे पहचान न सके। सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा करता है और एक एक करके
उनके बाल चेक करने लगता है। लेकिन सभी के बाल थोड़े थोड़े कटे हुए होते हैं, जिससे वह यह तय नहीं कर पाता कि असली आदमी कौन है। इसके बावजूद वह समझ जाता है कि जो भी है वह बहुत होशियार है। गुस्से में वह सभी को धमकी देता है, मैं जिसे ढूंढ रहा हूं, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो उसका काम तमाम समझो। फिर सभी नौकरों को सजा के तौर पर उनके बाल पूरी तरह कटवाकर छोटे करवा देता है। अगले दिन जब फ्रांसिस्का और ब्रूनो खाना खाने बैठते हैं तो ब्रूनो अपनी पत्नी को चेतावनी देते हुए कहता है, तुमने जो भी किया वह सही नहीं था। मैं जानता हूं कि तुम भी इन सब में शामिल हो। अगर वह नौकर एक बार मेरे हाथ लग गया तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रांसिस्का ब्रूनो से बिल्कुल भी नहीं डरती और जवाब देती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी बीच ब्रूनो अपनी पत्नी और मसेटो को इशारा करते हुए देखकर समझ जाता है कि वह नौकर मसेटो ही है। इसके बाद हम मसेटो को काम करते हुए देखते हैं और वहां फ्रांसिस्का भी होती है। वह मसेटो के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दूर से ब्रूनो उन्हें देख लेता है। गुस्से में आकर ब्रूनो अपने आदमियों से कहता है, मसेटो को पकड़कर मेरे पास लाओ। मसेटो यह देख लेता है कि ब्रूनो ने सब कुछ देख लिया है। अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से भागने लगता है। ब्रूनो के आदमी भी उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाते। जंगल से होते हुए भागते भागते मसेटो काफी दूर निकल जाता है। वहां वह फादर टोमासो को देखता है। फादर बाजार जाने के रास्ते में थोड़ा वाइन पी लेते हैं और नशे की वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है। सारे कपड़े नदी में बह जाते हैं। मसेटो यह देखकर फादर की मदद करता है और सारे कपड़े वापस इकट्ठा कर देता है। इससे फादर बहुत खुश हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मसेटो का कोई घर नहीं है तो वह उसे अपने साथ चर्च में ले आते हैं। फादर मसेटो को कुछ खाने को देते हैं और कहते हैं, तुम्हें चर्च में गूंगे बहरे बनकर रहना होगा, नहीं तो चर्च की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगले दिन सुबह फादर मसेटो को सिस्टर मरिया से मिलवाते हैं और कहते हैं, मैं एक आदमी लेकर आया हूँ जो हर काम में माहिर है। ये गूंगा बहरा है, इसलिए इसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि यह लुर्को की जगह काम कर सके। ये सुनकर सिस्टर मरिया भी मसेटो को काम पर रख लेती हैं। उसी दिन से मसेटो काम पर लग जाता है, लेकिन सिस्टर एलेसांद्रा और फर्नांडा को यह नहीं पता होता कि मसेटो को काम पर रखा गया है। फर्नांडा उसे घुसपैठिया समझकर भागते हुए उसके पास आती है और कुल्हाड़ी दिखाकर डराने लगती है। वह उससे पूछती है, तुम कौन हो? तभी सिस्टर एलेसांद्रा सिस्टर मरिया को लेकर आती है। मरिया बताती है, यह हमारा नया माली है जिसका नाम मसेटो है और यह गूंगा बहरा है। मरिया की बात सुनकर फर्नांडा मसेटो को छोड़ देती है। इसके बाद हम सिस्टर मरिया और एलेसांद्रा को देखते हैं, जहां मरिया बताती हैं, तुम सिस्टर्स ने मिलकर जो कपड़े बुने थे उन्हें फादर से बाजार जाते समय लुटेरों ने जबरदस्ती छीन लिया। मुझे अफसोस है कि तुम लोगों की मेहनत बेकार चली गई। फिर मरिया आगे कहती हैं, अब से कपड़े बुनने का काम बढ़ाने के लिए हम कुछ और लोगों को भी ले आएंगे ताकि कम समय में ज्यादा कपड़े बनाए जा सकें। इसके बाद एलेसांद्रा को वायोला नाम की एक बूढ़ी नन के साथ कपड़े बनाने का काम करते हुए दिखाया जाता है। इस दौरान उसे कपड़े बनाने की फ्रेम टूट जाती है। फ्रेम को ठीक करवाने के लिए वह मसेटो के पास जाने लगती है। तभी सिस्टर जेनेवरा एलेसांद्रा को जाते हुए देख लेती है और छिपकर उस पर नजर रखने लगती है। एलेसांद्रा मसेटो से कहती है, इस फ्रेम को ठीक कर दो। मसेटो फ्रेम ठीक करने लगता है, लेकिन इस बीच एलेसांद्रा अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। वह कहती है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और ना ही सिलाई का काम करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ। मसेटो यह सब सुनते हुए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि वह सबके सामने गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा होता है। एलेसांद्रा को भी पता होता है कि मसेटो कुछ नहीं सुन पाएगा और ना ही किसी से कुछ कह पाएगा, इसलिए वह बेझिझक अपनी बातें कहती रहती है। रात के समय मसेटो के कमरे में फादर आते हैं और उससे पूछते हैं, आज का दिन कैसा गया? यहाँ की सिस्टर्स थोड़ी झगड़ालू हैं, जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मसेटो जवाब देता है, हाँ, कुछ सिस्टर्स सच में काफी झगड़ालू हैं, लेकिन मैं अपना काम संभाल लूंगा। फादर कहते हैं, चिंता मत करो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन कुछ भी हो मुझे बताते रहना और उनके सामने गूंगा बहरा बने रहना ताकि वो तुमसे ज्यादा उलझे नहीं। वहीं दूसरी ओर फर्नांडा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है। तभी उसकी खिड़की पर कोई पत्थर फेंकता है। वह खिड़की खोलकर देखती है तो पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त मार्ता उससे मिलने आई है। इसके बाद दोनों एलेसांद्रा के कमरे में जाती हैं। तीनों मिलकर वाइन पीने लगती हैं। कुछ देर बाद सिस्टर जेनेवरा भी वहां आ जाती है और फिर सभी मिलकर मजे करने लगती हैं। फिर ड्रिंक करते हुए वे रोमांटिक बातें करने लगती हैं। मार्ता उन्हें लड़कों के बारे में कई बातें बताने लगती है और कहती है कि एक खास जड़ी बूटी है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके
लड़कों को आकर्षित किया जा सकता है। यह सब सुनकर बाकी तीनों भी खूब मजे लेती हैं। अगले दिन जब मसेटो काम कर रहा होता है तो एलेसांद्रा वहां आती है। वह मसेटो से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए यह रुमाल बनाया है। फिर वह रुमाल से मसेटो के पसीने पोंछने लगती है और उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। दरअसल पिछली रात मार्ता की रोमांटिक बातें सुनने के बाद एलेसांद्रा के मन में रोमांटिक ख्याल आने लगे थे। बातों बातों में वह अचानक मसेट को किस कर लेती है। मसेट भी इस मौके को बिना गवाए उसी समय एलेसांद्रा के साथ तूफान और भूकंप के मजे लेने लगता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजती है, जिससे मसेट घबरा जाता है। एलेसांद्रा भी जल्दी से खुद को संभालती है और चर्च में प्रार्थना करने चली जाती है। लेकिन प्रार्थना के दौरान फर्नांडा एलेसांद्रा के स्कार्फ और नाखूनों में मिट्टी लगी हुई देखती है। अगले सीन में जेनेवरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं। तभी वहां एलेसांद्रा आती है, जो बहुत खुश नजर आ रही थी। वह उनसे कहती है, कल रात बहुत मजा आया। फर्नांडा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? इस पर एलेसांद्रा जवाब देती है, मैं उस नए माली के कामों में हाथ बटा रही थी, जिससे कपड़े गंदे हो गए। यह सुनकर जेनेवरा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता, क्योंकि एलेसांद्रा कभी कोई काम नहीं करती थी। लेकिन फर्नांडा, जो काफी चालाक थी, समझ चुकी थी कि एलेसांद्रा कुछ छिपा रही है। इसके बाद हम फर्नांडा और मार्ता को जंगल में देखते हैं। वे उस जड़ी बूटी को खोजती हैं, जिसका जिक्र मार्ता ने पहले किया था। कुछ देर की खोजबीन के बाद वे उस जड़ी बूटी को ढूंढ लेती हैं। फिर वे उसे उबालकर एक खास लिक्विड तैयार करती हैं, जिसके बाद मार्ता फर्नांडा की आंखों में उस लिक्विड की 2 बूंद डालती है और फिर उसकी उंगली में हल्का सा कट लगाकर थोड़ा खून लेकर उसके गालों पर लगाती है। लेकिन यह सब जेनेवरा छिपकर देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्ता मसेटो के कमरे में जाती हैं। फर्नांडा उसे चाकू दिखाकर डराती है। फिर दोनों मिलकर मसेटो को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगती हैं। मसेटो को यह सब काफी अजीब लगता है कि वे उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वह भी अपना कंट्रोल खो देता है। इसके बाद तीनों मिलकर इस तूफान और भूकंप का भरपूर मजा लेते हैं। फिर जब सब खत्म हो जाता है तो मार्ता और फर्नांडा वहां से बाहर आ जाती हैं। तभी बाहर उन्हें जेनेवरा मिलती है, जो उनसे पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? इस पर वे उसकी बातों का खास जवाब नहीं देती और बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन जेनेवरा को समझ आ जाता है कि वे उससे कुछ छिपा रही हैं। अगली सुबह हेड फादर बिशप चर्च का दौरा करने आते हैं तो फादर टोमासो और सिस्टर मरिया उनका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ मसेटो एलेसांद्रा के कमरे में जाता है और दोनों एक बार फिर से तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। लेकिन इसी बीच सिस्टर वायोला अचानक कमरे में आ जाती है। पहले तो मसेटो और एलेसांद्रा उसे नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन अचानक मसेटो उसे देखकर बोल पड़ता है। यह सुनकर एलेसांद्रा चौंक जाती है। वायोला के आ जाने से दोनों घबरा जाते हैं। एलेसांद्रा तुरंत खुद को संभालती है और वायोला की मदद करने का नाटक करने लगती है, जबकि मसेटो जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाता है। उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि सिस्टर वायोला सुन नहीं सकती थी, इसलिए वह उनकी हरकतें नहीं समझ पाई। बाद में मसेटो बिना कोई आवाज किए खिड़की से बाहर निकल जाता है। अगले दिन जेनेवरा मसेटो को आराम करते हुए देखती है और उसे आकर्षित करने के लिए जड़ी बूटी बनाती है, लेकिन वह इसे अपनी आंखों में डालने के बजाय पी लेती है। फिर वह अपने हाथ से खून निकालकर अपने गालों पर लगा लेती है। इस दौरान अलेसांद्रा मसेटो के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि उसने क्यों झूठ बोला कि वह गूंगा है। इतने में जेनेवरा के आने की आवाज सुनकर अलेसांद्रा एक कोने में छिप जाती है और मसेटो सोने का नाटक करने लगता है। जेनेवरा, जो जड़ी बूटी के नशे में थी, मसेटो के पास जाकर उसे चिपकने लगती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन फर्नांडा के आने की आवाज सुनकर वह भी छिप जाती है, जहां पहले से अलेसांद्रा थी। एक दूसरे को देखकर दोनों चौंक जाती हैं। फिर फर्नांडा कमरे में आती है और चाकू से डराकर मसेटो के हाथ बांध देती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। फिर वह उसे डराकर और धमकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है, जबकि अलेसांद्रा और जेनेवरा छिपकर उनका पीछा करती हैं। फिर जब वे जंगल के बीच पहुंचते हैं, तब तक रात हो चुकी थी। वे देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच आग जल रही है और वहां कई सारी लड़कियां बिना कपड़ों के नाच रही हैं। पास में मसेटो को भी बांधकर रखा हुआ था। एलेसांद्रा कहती है, ये लोग क्या कर रहे हैं? जेनेवरा कहती है, मैंने इस तरह की विधि के बारे में एक बार पढ़ा था, जिसमें इंसानों की बलि देकर कुछ लड़कियां चुड़ैल की शक्ति हासिल करती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फर्नांडा रोज गधे के बहाने ये सब करने आती थी और अब मार्टा भी इसमें शामिल हो चुकी है। मार्टा और फर्नांडा मसेटो को बलि देने ही वाली होती हैं। तभी मसेटो डर के मारे बोल पड़ता है, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर उन्हें भी समझ में आ जाता है कि मसेटो गूंगा बहरा नहीं है। वहीं नशे की हालत में जेनेवरा भी कपड़े उतारकर उन लड़कियों के साथ नाचना शुरू कर देती है। यह देखकर सभी लड़कियां भागने लगती हैं और मार्टा जाकर जेनेवरा से झगड़ने लगती है कि वह यहाँ क्यों आई है। इसी बीच फर्नांडा मसेटो को बलि देने वाली होती है। तभी एलेसांद्रा वहां पहुंचकर फर्नांडा से चाकू छीन लेती है और मसेटो को बचा लेती है। वहीं जेनेवरा और मार्टा के हाथापाई में जेनेवरा मार्टा को डंडे से मारकर बेहोश कर देती है। फिर
फिर उसके कपड़े पहनकर वह गधे को लेकर चर्च की तरफ भाग आती है। चर्च पहुंचकर वह चिल्लाने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है और यह सब आवाज सुनकर फादर बिशप बाहर आते हैं तो जेनेवरा आकर उन्हें बताने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। इतने में फर्नांडा, एलेसांद्रा और मसेटो भी वहां पहुंच जाते हैं। एलेसांद्रा फादर से कहती है ये झूठ बोल रही है और आज इसने वह जड़ी बूटी लिया था और नशे की हालत में बकवास कर रही है। पर जेनेवरा कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सब एक साथ मिले हुए हैं और ये दोनों इस माली के साथ इंटीमेट भी हो चुके हैं। यह सुनकर फादर बिशप मरिया को बुलाकर बाहर लाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी फादर टोमासो भी मरिया के कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फादर बिशप भी समझ जाते हैं कि इस चर्च में अब तक क्या चल रहा था। इसके बाद अगले दिन फादर बिशप एक एक करके सभी को सजा सुनाते हैं और भगवान से माफी मांगने के लिए कहते हैं। फादर टोमासो को सबसे बड़ी सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने फादर होने का गलत फायदा उठाया था। उन्हें सजा के तौर पर एक ऐसे आश्रम में भेज दिया जाता है जहां सिर्फ मर्द रहते हैं। मसेटो को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है जहां लॉर्ड के सिपाही उसे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सिस्टर जेनेवरा भी फर्नांडा से कहती है मुझे माफ कर देना। फिर तीनों मसेटो के बारे में सोचने लगती हैं कि शायद लॉर्ड ब्रूनो उसे मार डालेगा, इसलिए वह उसे बचाने का एक प्लान बनाती है। उधर लॉर्ड ब्रूनो ने मसेटो को जेल में बंद कर दिया था और फिर वहां आकर कहता है मैंने अपनी वाइफ को कुत्तों और जंगली जानवरों के साथ बांध दिया है ताकि उसे दर्दनाक मौत मिले और अब तुम्हारी बारी है, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जिंदा रखकर उससे भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद मसेटो उन सिपाहियों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे आजाद कर दें, लेकिन वो मना कर देते हैं और उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद एक कछुए पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर सिपाही उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। असल में उस कछुए को सिस्टर्स ने छोड़ा था और उनके जाते ही तीनों सिस्टर्स आकर मसेटो को बाहर निकाल लेती हैं और उसकी जगह एक पुतला रखकर मसेटो को सिस्टर्स के कपड़े पहना देती है। फिर उसे लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है। वहीं मरिया को देखते हैं जो गड्ढे को साथ लेकर टोमासो से मिलने आती है। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके बीच प्यार हो गया था और वे एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। इतने में कुछ आवाजें सुनकर वे छुप जाते हैं और तभी फर्नांडा अपने गधे को वहां देखती है और हैरान होकर पूछती है कि यह गधा यहाँ कैसे आया, लेकिन जेनेवरा उसे वहां से ले जाती है। फिर उनके जाने के बाद मरिया और टोमासो बाहर आते हैं और वे समझ चुके थे कि उन तीनों सिस्टर्स ने मसेटो को छुड़वा लिया है। उनकी शरारत देखकर वे एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं और दोनों एक साथ वहां से जाने लगते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।